करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। तो आपने उनसे क्या नया सीखा? मैंने उनकी पेंटिंग्स देखी और देखा कि वो कैसे बनाते हैं। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। मेरा गाना बजा दे डीजे 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 डीजे। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजती, तुम्हें माँ ने जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया, बेटी की हत्या का पाप कमाया, मत पाप करो, मत पाप करो, मेरी बेटिया स्वर्ग सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग संबंधी समस्याएं और उनके समाधान पर। बातचीत के लिए हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज तथा वर्तमान में रजिस्ट्रार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल श्री राजीव अयाची जी।
अयाची जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है रैगिंग संबंधी समस्याएं और समाधान, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि कई बार जो सीनियर होते हैं वो अपने जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं इंस्टीट्यूट में, और कभी कभी बहुत गंभीर घटनाएं भी हो जाती हैं जिससे बच्चे बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं और कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट तक भी कर लेते हैं। इन्हें कैसे रोका जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए क्या गाइडलाइन तय की है, और संस्थानों की क्या जिम्मेदारी है, क्या बच्चों की, क्या उनके पेरेंट्स की, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-66049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट करें, 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अयाची जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रैगिंग से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं वो क्या हैं, और इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उनमें? देखिए, समय के साथ साथ ये रैगिंग एक ऐसा विषय, इसने एक बुरा स्वरूप ले लिया था जी। जहाँ छोटे छोटे माध्यम में परिचय या कॉलेज में आने के बाद इंट्रोडक्शन और अपनी एक स्टूडेंट के साथ पढ़ने के आचरण के साथ ही जब इसको अनयूजुअल बिहेवियर के रूप में ले लिया गया, बिल्कुल, और उसको एक अधिकार स्वरूप लिया गया, या अपने एक सैडिस्ट बिहेवियर के लिए किसी बच्चे को परेशान करना शुरू कर दिया गया जी। जूनियर को, तो वहाँ एक मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा एक हेयरलाइन एक डिफरेंस आता है कि जहाँ हम एक परिचय या एक सामान्य बिहेवियर के अलावा उसको परेशान करने लगे हैं कि तो वहाँ रैगिंग आती है। और ये रैगिंग में इसका विषय काफ़ी विश्व स्वरूप भी आ जाता है, और जैसा कि आपने कहा चित्रा जी कि इसका सबसे बुरा स्वरूप शायद वो बच्चा जो एक नौनिहाल बच्चा जो एक 12th क्लास स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज में आया जी। और उसके बाद उसके सीनियर्स ने उसको परेशान करना शुरू किया और वो उसको टैकल नहीं कर पाया और सुसाइड के रूप में ले लिया, तो एक हमारे सोसाइटी के लिए एक ये बहुत बुरा मैसेज है, बहुत दुखद मैसेज जाता है इस तरह की घटनाओं से। शायद इसी कारण हम आज इस विषय को टेकअप कर रहे हैं और इसके सारे पहलुओं पे बिल्कुल विचार बिल्कुल। जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं जो खास तौर पर दी गई हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा? जी देखिए, बुरी घटना के आधार पर ही जब एक केस ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट के पास गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राघवन कमेटी की रिपोर्ट में ज़्यादातर रिकमेंडेशंस जो थी मैडम जी, उनको माना है, और उनका यदि हम सार देखना चाहें जी तो उसमें ये है कि एक एंटी रैगिंग कमेटी बनेगी कॉलेज में, कमेटी के साथ में स्क्वाड रहेगा और उसकी मॉनिटरिंग जो रहेगी वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पूरे नियंत्रण के साथ होगी और उनकी जिम्मेदारी रहेगी जी। चित्रा जी, ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी रहेगी कि नहीं वो इंस्टीट्यूट में रैगिंग किस स्वरूप में आई है और वो उसको तुरंत हमको उसको सॉल्व करना है जी। जो हॉस्टल के वार्डन्स हैं वो उसके मेंबर रहेंगे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, एंटी रैगिंग कमेटी बनेगी जी। और यहाँ तक कि यदि उसका स्वरूप बुरा है तो जिले की जो एक प्रशासनिक अथॉरिटीज़ हैं जैसे एसडीएम है या पुलिस है ये भी उसमें शामिल रहेंगी। और चित्रा जी, मैं कहूँगा कि जैसा सब जानते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट एक किसी रेगुलेशंस या डायरेक्शंस को पास करती है तो उसका कानूनन अस्तित्व आता है, बिल्कुल, और उसका पालन करने का दायित्व कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, प्रशासनिक अथॉरिटी, पेरेंट्स, स्टूडेंट, सीनियर, जूनियर सभी के लिए आता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है अजय जी। अब जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो वो एक कानून ही है जी, और उसका पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये निकलता है कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या इंस्टीट्यूट उनका पालन उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं? हाँ, निश्चित रूप से करना चाहिए और ये बिल्कुल वैसा ही विषय है कि जहाँ हमको जब कॉलेज सेशन की शुरुआत है जी, उसी समय हमें इन सारे जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेना चाहिए।
जी, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को इसको एक मॉनिटरिंग के रूप में अपने समक्ष रखना चाहिए, जैसे कि फ़ोन नंबर सब जगह हों, जी, पेंट से लिखे हों, जी, कॉलेज में बच्चे को इस बारे में ज़रा भी मुश्किल ना जाए कि कमिटीज़ के नंबर, प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबके नंबर हमारे पास में हैं। जी, और जो 2 विषय होते हैं जिसको कहते हैं अपन की एक मेमोरी कीवर्ड्स जैसे आते हैं, जी, जैसे कि स्लोगन्स हैं कि हमने कॉलेज में देखा कि रैगिंग इज क्राइम, यस, ये हमारे दिमाग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फीड होना फीड होना चाहिए, चाहे वो इंस्टीट्यूट देखें। हो सकता है कि मैं इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं ये मेरे से 2 महीने और लुक हो जाए ये विषय, लेकिन शायद मैं उसको देखूं तो मुझे तो याद recall हो आए जाए। कि नहीं, ये एक विषय है जिसकी गंभीरता से मुझे देखना होगा। बिल्कुल, और ये बात पेरेंट्स के लिए, फीस जमा करने आने वाले उसके ब्रदर, सिस्टर, सीनियर, जूनियर, सबके लिए ये होना चाहिए। बिल्कुल जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस बीच एक कॉलर हैं लाइन पे छतरपुर से, हम उनका सवाल लेते हैं। राम प्रसाद जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आदरणीय वकील साहब जो बैठे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है। जी जज साहब हैं। जी जज साहब जी नमस्कार जी, सर। जी राम प्रसाद नाम लो, वार्ड नंबर 8 छतरपुर से बोल रहे हैं सर। जी जी। जी सवाल बताएं अपना। जी सर, ये रैगिंग के बारे में जो आप कानूनी सलाह जो दे रहे हैं सर जी, तो ये इसके बारे में शासन ने क्या कानून बनाया है? जो कठोर से कठोर कानून ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के साथ ऐसा ना हो सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। चित्रा जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शंस दिए हैं तो उनका कानूनन स्वरूप है। जहाँ तक एक विशेष कानून रैगिंग के बनाने के लिए है, कई स्टेट्स ने तो बनाए हैं जी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश स्टेट ने इसको रेगुलेशन स्वरूप में लिया हुआ है जी, और उन्होंने उसका कानून इस स्वरूप में लिया है कि बहुत सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं यदि इसमें बच्चे ने यदि इसका उल्लंघन किया है, रैगिंग के डायरेक्शंस का पालन नहीं किया है और निर्देशों के मानने के बावजूद उसने इसको हल्के स्वरूप में लिया है, गंभीरता से नहीं लिया है, तब उसमें यह है कि उस स्टूडेंट को या तो उस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसकी स्कॉलरशिप रोकी जा सकती है, एग्ज़ाम देने से रोक दिया जा सकता है, एग्ज़ाम दे चुके हैं तो रिज़ल्ट रुक सकता है, किसी और कॉलेज में उसका एडमिशन से रोका जा सकता है। और यहाँ तक कि उसका, चित्रा जी मैं ये बताऊंगा आपको कि जो कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें भी इस बात का नोट लगाया जाएगा कि ये पर्टिकुलर सीनियर छात्र जिसने रैगिंग की है वो रैगिंग के अपराध में शामिल था। पूरी जिंदगी के लिए वो एक लेबल जी, मैं नहीं समझता कि ये सरल आसान बातें हैं। जी, जी। और इसके अलावा जो नैतिक दायित्व जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहे कि उनको वार्डन ये हॉस्टल की मेस में खाने नहीं दिया जाएगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, उनको सार्वजनिक रूप से अपॉलॉजी सबके सामने माफ़ी भी मांगने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ऐसे बड़े कड़े कानून हैं। पुलिस रिपोर्ट भी की जा सकती है यदि मामला बहुत गंभीर हो तो पुलिस एक्शन भी लिया जा सकता है। हाँ चित्रा जी, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और जजमेंट का जो अपन समस्त सार को पढ़ने में आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बैलेंस बना के रखा है कि एक बच्चा जो सीनियर है जो उसको हल्के स्वरूप में ले रहा है और इतने कठिन डायरेक्शंस के बाद भी उसका पालन नहीं कर रहा जी, तो शायद कानून की मंशा ऐसी है कि लास्ट रिसॉर्ट के रूप में जी फिर पुलिस के पास भी जाया जा सकता है। ये इसको ऐसा ना लिया जाए कि इतनी सी बात हुई है या उसने इवन मार दिया है तो हम जाके उसको पुलिस में रिपोर्ट करें, क्योंकि भाई ये परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए मारना जीवन का विषय हो सकता है, किसी एक के लिए ये हो सकता है कि नहीं वो 3 बार आपसे माफी मांगे तो हो सकता है वो क्षमा कर दें। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है। बिल्कुल, तो उसको मेरे ख्याल से उसको सीढ़ी दर सीढ़ी इसी स्वरूप में सॉल्व करते हुए जाना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कठोर हैं, जिद्दी हैं, इन सब के बाद मानते नहीं हैं जी, उनके लिए तो निश्चित रूप से और जो है वो ये भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में तमाम तरह के प्रावधान हैं। बिल्कुल, मारने के ऊपर सेक्शंस हैं, कमरे में बंद करने के ऊपर हैं, बदतमीजी, दुर्व्यवहार, मारपीट, बल प्रयोग,
बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल कानूनी प्रावधान है। बिल्कुल चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक बात कही। राम प्रसाद जी, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग संबंधी समस्याएं और समाधान पर। आइए चर्चा जारी रखते हैं। अयाची जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। एक जो अक्सर सुनने में आता है और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो ये है कि कई बार बच्चे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो इस डर से कि उनके पेरेंट्स ने इतनी फ़ीस दी है, अगर वो कोई कंप्लेंट करते हैं रैगिंग की और भविष्य में कोई ऐसी घटना होती है कि उनको वहाँ से निकलने की नौबत आ जाती है, तो इस डर से वो ये चीज़ बताते ही नहीं हैं, अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, कई बार वो बताते भी नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या रेमेडी हो? कई बार इंस्टीट्यूट भी इन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है कि बच्चा उस समस्या से मुक्त भी हो जाए और वो उसी इंस्टीट्यूट में रहकर आगे पढ़ाई जारी रख सके? तो कोई टोल फ्री नंबर, मेल आईडी जिससे वो अपनी समस्या अथॉरिटी तक पहुंचा सके। चित्रा जी, मैं इस बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी के पास में ये जानकारी जरूर देना चाहूँगा, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सभी जी, कि जो प्रावधान सब बनाए गए हैं जी, उनका अस्तित्व और उनका इम्प्लीमेंटेशन तभी संभव है जब हम इन सारे प्रोग्राम्स के स्वरूप को उस रूप में लें। जी, जैसे कि ठीक है, एक बच्चा ये सोच सकता है कि मुझे मेरा नाम बताएंगे तो ये हो सकता है। जी, एक बच्चा सीधे जाके अपनी कमेटी के पास में बता सकता है। जी, जहाँ कमेटी के पास बताया है उसका दायित्व तो कमेटी पे चला गया। जी, जहाँ जिस बच्चे ने नहीं बताया, मैं उन प्रकरण के लिए जी, वैसी दशा में मैं ये बोलना चाहूँगा जी, कि वो निश्चित रूप से अपने सीनियर्स के बारे में अपने इंस्टीट्यूट को शामिल करते हुए एक टोल फ्री नंबर, जी, जिसको मैं बताना चाहूँगा, जी, और ये समस्त कॉलेजों की समस्त कॉलेजेस की जो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी जी, यूजीसी है, जी, जिससे कॉलेज का एफिलिएशन होता है, ग्रांट्स मिलती हैं, सब हैं, जी, उनके द्वारा मॉनिटर किया जाता है। जी, टोल फ्री नंबर में बताना चाहूँगा 1800 जी, 180 जी, 5522। जी। कोई मेल आईडी भी है? यस, मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि यदि फ़ोन पे भी बताने में भी यदि कोई दिक्कत आई तो हमारे सारे बच्चे सोसाइटी के आज एक आईटी इंफॉर्मेशन युग के हैं और वे मेल भी कर सकते हैं, जिसका मैं मेल आईडी बताना चाहूँगा helpline@antirragging.in। यूजीसी की वेबसाइट पर भी इस बात को ढूंढा जा सकता है, देखा जा सकता है। बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट में रैगिंग संबंधी और वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है, तो वो इस नंबर, टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या बता सकता है। 1800-180-5522। टोल फ्री नंबर एक बार फिर नोट करें, 1800-180-5522। इस पे आप अपनी समस्या बता सकते हैं रैगिंग से संबंधित। और एक मेल आईडी है, हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे आप मेल आईडी में भी अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं, helpline@antirragging.in। अयाची जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है कि जो भी बच्चे हैं ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो कम से कम उनके लिए एक रास्ता है, खुला हुआ है कि वो पहचान अगर छुपाकर समस्या बताना चाहें तो इन पर बता सकते हैं। एक जो समस्या देखने में आती है कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो उस समय शुरुआत में एक उसको डर और भय रहता है, जो सीनियर्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे होते हैं उनके साथ पेरेंट्स का भी कोई दायित्व तय किया गया है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उनसे कोई लिखित में ऐसी चीज़ ली जाती है? यस, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। देखिए, कॉलेज में एडमिशन के समय ही जी
उनको दो तरह के एफिडेविट्स देना पड़ते हैं। एक स्टूडेंट का एफिडेविट होता है जी और एक पेरेंट्स का एफिडेविट होता है। जी एफिडेविट शायद इस बात के लिए है जो एक कानूनन बाध्यता बनाता है कि नहीं, हम अपने इस कॉलेज एडमिशन के या कॉलेज स्टडी के दौरान हम बाध्य रहेंगे जी कि हमने एक ये इस बात का कमिटमेंट दिया है कि रैगिंग यदि होती है, जी मेरा बच्चा यदि किसी की रैगिंग लेता है या मिसबिहेव करता है, ये है, तो हम इस बारे में आपको अंडरटेकिंग देते हैं कि कॉलेज की कमेटी या प्रशासन जो इस बात का निर्णय लेगी, हमें वह निर्णय मान्य होगा। और निर्णय क्या होंगे, कुछ देर पहले मैंने बताए थे आपको, जो रेस्ट्रिक्शन से लेके जी और तमाम तरह की एक स्ट्रिक्ट एक्शंस के रूप में जाते हैं। जी आपने बताया कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी तय की गई है, बच्चों से भी एफिडेविट लिया जाता है, पेरेंट्स से लिया जाता है। अब बात आती है संस्थान की। संस्थानों की जिम्मेदारी किस तरह तय की गई है और इन पर क्या कोई मॉनिटरिंग की जाती है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं? निश्चित रूप से मैडम, आजकल आज के युग में देखिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब रैंकिंग और सारे स्टेटस पे ध्यान देते हैं जी। और निश्चय ही यदि ये बात यदि उनके डिफेमिंग रूप में जाती है कि ये उनके कॉलेज में रैगिंग का स्वरूप बिगड़ा हुआ है या क्या है, तो ये सीधे सीधे कॉलेज के जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उन पर रिफ्लेक्ट करता है जी। और इस कारण उनको ये नैतिक रूप से दायित्व है। जहाँ तक लीगल एस्पेक्ट्स मैंने बताया आपको, यूजीसी इस बात को गंभीरता से लेता है जी कि किस कॉलेज के रैगिंग के मैटर्स को किन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस द्वारा कैसे टेकअप किया गया जी। और फिर जैसा मैंने बताया कि यदि फ़ोन से ईमेल्स हैं और उसके बाद में प्रॉपर रिस्पांस नहीं है और सारी जो कंप्लेंट्स आई थी उनको डील किस तरह से किया गया, फाइनल डिस्पोजल क्या हुआ, उसका आउटकम क्या था जी, इसको भी मॉनिटर किया जाता है। जी आपने बताया कि ये सारी व्यवस्थाएं की गई, मॉनिटरिंग की भी की गई है, साथ में एफिडेविट भी लिया जाता है, पर एक जो जड़ होती है किसी चीज़ की, जो बेसिक चीज़ है, वो ये कि एक स्वस्थ वातावरण बच्चों को पढ़ने के लिए मिले और एक अच्छा माहौल में आपसी सद्भाव के साथ वो एक दूसरे के साथ रहें। इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराने की आवश्यकता महसूस की गई है कि कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ साथ में कराई जाएं, उन लोगों के आपस में मीटिंग्स कराई जाएं और साइकेट्रिस्ट या किसी को बुलाकर काउंसलिंग कराई जाए, ये सब भी क्या गाइडलाइन में शामिल है? निश्चित रूप से मैडम, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, जो हमारी पुरानी अवधारणा रही है। और आपने बिल्कुल सही समय पे ये सही प्रश्न रखा कि हमने अभी सारे प्रोविजंस की तो बात की कि किस तरह से हो सकता है, लेकिन ये इसकी शुरुआत ही ना हो और बड़ा अच्छा एक माहौल रहे, कंडूसिव इन्वायरमेंट रहे, इसके लिए जो डायरेक्शन है उसमें बड़ा बढ़िया उन्होंने एक काउंसलर्स अपॉइंट किए हैं। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होता है जो जॉइंट रूप से रखे जाने के निर्देश हैं जी। जो सीनियर्स और जूनियर्स के साथ में रहेंगे, ओरिएंटेशन रहेगा, ओरिएंटेशन में तमाम तरह के एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, निश्चित रूप से एक प्ले या डांस या म्यूज़िक या सॉन्ग या कुछ भी म्यूज़िक कंपोजिशन है, उसमें सीनियर्स जूनियर्स जब मिल के आएंगे जी, तो वहाँ वो ज़िंदगी के बेसिक उन बातों को सीखेंगे कि मुझे इंट्रोड्यूस कैसे करना है, मेरा सीनियर कहाँ है, मुझे रिस्पेक्ट और ऑनर कहाँ तक करना है। और सीनियर इस बात का ध्यान रखेगा कि जूनियर जहाँ पीछे हट पा रहा है या आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो उसको बैलेंस करते हुए आएगा। यही बात लगभग स्पोर्ट्स में आती है जी। देखिए, चाहे मिलिट्री हो, फौज, सेना, पुलिस, सब जगह स्पोर्ट्स को भी इसीलिए ध्यान रखा जाता है। वहाँ भी नेतृत्व और अपने साथ सबको साथ लेके चलने की है। वहाँ यही बात तो है कि किसी का नेचर बुरा लग सकता है, किसी का बिहेवियर बुरा लग सकता है, किसी की बातचीत में रूडनेस लग सकती है, कोई मतलब सामान्य तौर से बात है, लेकिन सारे स्वरूप को एक लेके सब बैलेंस कंट्रोल, जिसको चेक एंड बैलेंस कहा जाता है जी, उसको लेते हुए कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि नए डायरेक्शंस में तो ये भी है कि खाने पीने वाले भी कल्चरल प्रोग्राम जो हैं, डाइन जी, वो भी साथ में सीनियर जूनियर्स के इस तरह से रहें जी, कि वो दोनों ग्रुप्स जो हैं अपने समस्त मतभेदों को, अपने ईगोस को भूल जाएं जी, और ऐसा कोऑर्डिनेशन रखें कि जिससे ये जो रैगिंग का बुरा स्वरूप शायद आगे आता
जी। वो वहीं उसी इनिशियल स्टेज पर ही कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रयास हैं और बहुत अच्छे निर्देश हैं अगर इनका निश्चित सही रूप से। पालन किया जाए तो। निश्चित। अब एक जो सवाल है वो ये है कि इन दिशा निर्देशों के बारे में लोगों में अवेयरनेस कितनी है, स्टूडेंट में, पेरेंट्स में, समाज में? हाँ, क्योंकि सारी चीज़ यहीं से शुरू होती है। जब तक आप अपने अधिकार के बारे में जागरूक नहीं होंगे तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे? चित्रा जी, मैं इसमें ये बात जरूर कहूँगा, समाज जी। हमारा थोड़ा बदलाव में आ रहा है। जी। पहले आप देखिए जॉइंट फैमिलीज थी, बच्चे ज़्यादातर अपने सारे एक्सपीरियंसेस अपने दोस्त से, कॉलोनी वालों से, मोहल्ले में बड़ों से, छोटों से, रिलेटिव से, मामा, फूफा, बुआ, उनके बच्चों के साथ शेयर करते थे, दीदी से, चाचा से। जी। आजकल थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ, यकीनन ये थोड़ा सा अपने घटनाओं और बातचीतों की शेयरिंग कम हो रही है। कम हुई है, वार्तालाप कम हो गया, डिस्कशन कम हो गया। वार्तालाप। और ये भी बात सही है कि हर बात का आंसर गूगल अंकल के पास नहीं है। कि बिल्कुल। मैं यदि देखना चाहूँ या कोई बच्चा कि एक रैगिंग कैसे कैसे रूप में होती है तो मैं 3 इडियट से लेके ऐसी 10 मूवीज देख सकता हूँ। जी। लेकिन वो दूसरा पहलू बिल्कुल उसका अनछुआ रहेगा, उसको मालूम ही नहीं रहेगा, चाहे जी। पेरेंट हो या स्टूडेंट हो, कि नहीं इसमें बड़े स्ट्रिंजेंट, बड़े कठिन प्रावधान भी हैं जी। जिनसे दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। इसमें मजा अकेला नहीं है, या बिल्कुल। इसमें ये नहीं है कि ये किसी कॉलेज में होता ही है ऐसा। एक तो गेम हम समझ के आप उसको खेल नहीं सकते। यस मैडम, चित्रा मैडम, यही मैं कहूँगा कि गेम नहीं है जी। ये, जिसको एज इट इज टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए कि नहीं हमारा ये एज यूजुअल होता है जी। या पहले से चलता आ रहा है तो हमारा आगे चले, ऐसा नहीं। कभी भी ये बुरा स्वरूप ले सकता है, और वो किस स्टूडेंट सीनियर के खिलाफ कार्रवाई होगी, कब होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, जी। नहीं कहा जा सकता। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इन बातों को शेयर किया जाए। इसके लिए अथॉरिटीज़ बनी है, कमिटीज़ बनी है, साइकोलॉजी के काउंसलर्स अपॉइंट किए गए हैं जी। कि जो इस बात को अब किस बच्चे के मन में क्या स्टिग्मा आया हुआ है अंदर, उसको कितना बुरा लगा, सदमा लगा कि अच्छा लगा, बुरा लगा, रात को वो सोया भी था कि नहीं, और वो मम्मी पापा को नहीं बता पा रहा है, ये सब है। इसके लिए वो काउंसलर्स अपॉइंट किए गए, उनके पेमेंट्स रखे गए हैं, जी। कॉलेज ने डिप्यूट किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समस्त बच्चों को, पेरेंट्स को इस बात को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि ठीक है तुम हमको नहीं बता रहे हो, जी। लेकिन कॉलेज की कमेटी, अथॉरिटी को भी यदि आपने थोड़ा देर से बताया है, सीनियर्स को, लेकिन जो अथॉरिटीज, काउंसलर्स वगैरह जो अपॉइंट किए गए हैं साइकोलॉजी के विषय ज्ञान वाले, वो चाहे मेरे ख्याल से वो एक प्रॉब्लम, समस्या के हर पहलू को नजर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि ये समस्या जितनी गंभीर है उसको सुलझाने के उपाय भी उतने ही अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और एक अच्छा माहौल बनाया जा सकता है यदि उन पर अमल किया जाए। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस रैगिंग के जो दिशा निर्देशन के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।